किसान भाइयों नमस्कार। विषय है प्राकृतिक खेती। आज की तारीख में देश हमारा रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहा है। खेती पूरी मशीनों पर और रसायनों पर डिपेंड है। और जब हमारी खेती मशीनों पर रसायनों पर डिपेंड हो गई तो खेती में खर्चे बहुत बढ़ गए। ट्रैक्टर खरीदना, रोटावेटर खरीदना, डिस्क प्लाऊ खरीदना, पावर थ्रेशर खरीदना, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना, केमिकल पेस्टिसाइड खरीदना। एक्चुअली ये खेती है ही नहीं, ये खेती नहीं है, ये है व्यवसाय। और व्यवसाय में आप जानते हैं दो पक्ष होते हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। बेचने वाला सोचता है महंगा बिक जाए, खरीदने वाला सोचता है सस्ता मिल जाए। लेकिन चूंकि यहाँ खरीदने वाला किसान है, बेचने वाला उद्योगपति हैं या व्यवसायी हैं, तो किसान की कहाँ चलती है। तो क्या हुआ, खेती में आज हर किसान लगभग जिन किसानों के घरों में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है या प्राइवेट नौकरी में नहीं है या वकील नहीं है या सरपंची उसके घर में नहीं आई, बीडीसी का मेंबर नहीं बना, कोई राजनीति में उसके परिवार का नहीं है और शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ खेती करता है, वो हर व्यक्ति कर्ज में डूबा है। क्यों? क्योंकि नया बीज लाना है, रासायनिक उर्वरक लाने हैं, खरपतवार मारने के लिए वीडीसाइड लाना है, फसल में कोई ना कोई बीमारी आती है उसको खत्म करने के लिए फंजीसाइड लाना है, फिर कोई कीड़ा आता है उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड लाना है, फिर लेबर महंगी हो गई, हार्वेस्टर से कटाई करानी है, फिर भूसे में आग लगानी है, जमीन में जीवांश कार्बन कम हो गया है, जल धारण क्षमता कम हो गई है, तो फसल को बार बार पानी देना है, नकदी फसलें बोना है, जमीन के नीचे का पानी निकालना है, वर्षा का पानी बचाना नहीं है क्योंकि खेत की मेड़ बची नहीं, खेत की मेड़ों पर पेड़ बचे नहीं। तो क्या हुआ, लागत इतनी ज्यादा लग गई कि सब खर्चे में चला गया, रोटी खाई बस बचा कुछ नहीं। अगला क्या हुआ कि जितना मैंने जमीन में रासायनिक खेती में पेस्टिसाइड डाले, रसायन डाले, तो इससे जमीन चूंकि अनफर्टाइल हुई, जमीन में जीवांश कार्बन कम हुआ। अब जमीन में सब्जी है, फल है, अनाज है, तो जमीन के पास, धरती माता के पास जब पोषण नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फसलों को पोषण कम मिलेगा। यूरिया डीएपी डाल करके जबरदस्ती बढ़ा तो लेंगे, जबरदस्ती पैदावार तो ज्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन उसमें स्वाद, जो कृषि उपज है उसकी जो टेस्ट वैल्यू होनी चाहिए वो टेस्ट कम हो गया। उस भोजन में जो पौष्टिकता होनी चाहिए वो पौष्टिकता कम हो गई। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड डाले थे उनके रेजिड्यूअल उस भोज्य पदार्थ में हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो गए। तो कमाया कुछ नहीं था, एक बीमारी और कमा ली, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और फिर क्या हुआ, मंगलसूत्र बिक गया, जमीन बिक गई, कर्जा और बढ़ गया, चिकित्सा में बहुत पैसा चला गया। और चूंकि पूरी दुनिया खेती पर डिपेंड है, जो खेती नहीं करता है वो भी तो रोटी खाता है। अब रोटी कैसी है, मिलावटी है। तो हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख के भाव हैं, हर व्यक्ति दुखी है। तो मैंने यहां लिखा है, जरा समझना बात को। खेती क्यों करते हैं? खेती क्यों करते हैं? धन के लिए या आनंद के लिए, जहर के लिए या अमृत के लिए, मरने के लिए या जिंदा रहने के लिए? अगर जिंदा रहने के लिए खेती करनी है तो मुझे प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी।
अगर जीवन में आनंद के लिए खेती करते हैं तो मुझे प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। अगर आने वाले पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल चाहिए तो मुझे प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि रासायनिक खेती से तय है कि ना आपके जीवन का, आपके ऊपर जो कर्जा है ना तो कर्जा पटा पाएंगे, और चेहरे में जो दुख का भाव है वो खुशियां आ नहीं सकती। और बच्चे भी हमारे, क्योंकि प्राकृतिक खेती में प्रकृति जब खराब हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य भी खराब होने वाला है। इसके अलावा आज देश का हर किसान संकट में है। हमको रोजाना 15, 20, 25, 30, कभी कभी 40 तक फोन हो जाते हैं किसानों के। उनसे जब बात होती है तो यही कहते हैं, हमने कहा कि कितना जमीन है? 10 एकड़ है। क्या बोते हो? धान बोता हूँ, गेहूं करता हूँ, आलू करता हूँ, पपीता लगाया हूँ, केला लगाया हूँ। हम एक सवाल पूछते हैं, कर्जा कितना है? 99% किसान कहते हैं 5 लाख का, 10 लाख का। हमने कहा तुम 20 साल से खेती कर रहे हो, 10 एकड़ जमीन तुम्हारी इन्वॉल्व है। आज देश में जमीन की कीमत कहीं भी 20 लाख रुपए एकड़ से कम नहीं है, तो 2 करोड़ रुपए की तुम्हारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है और आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा। तो आपने कभी विचार नहीं किया कर्जा क्यों है? तो देश में खेती के नाम पर जो हवाएं चली हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पर, उन्नतशील बीज, हाइड्रोपोनिक खेती, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मोनोकल्चर, जितने भी टर्म हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर, सब क्या है? छलावा, दिखावा। किसान को मूर्ख बनाओ, उसकी गाड़ी कमाई का पैसा इधर लो और उधर मरने के लिए छोड़, जो होगा देखा जाएगा। प्रोफेशन में यही होता है। अब सेवा क्षेत्र तो कोई बचा नहीं। धार्मिक स्थलों पे लाए जाएंगे तो क्या लिखा है? सेवा सदन, सेवा ट्रस्ट। सेवा कहीं नहीं है, सेवा कहीं नहीं है। चलिए, तो हमें खेती, यदि किसी किसान को धनाढ्य बनने के लिए, मतलब समझ लेना, 2 चीजें मैंने यहां लिखी। जैसे मैंने लिखा खेती क्यों? धन के लिए, आनंद के लिए। तो किसान कहेगा धन के लिए, हम कहेंगे नहीं आनंद के लिए करो, तो कहेगा आनंद में धन कहाँ है? जब मैं खेती आनंद के लिए करूंगा तो धन भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा, और जब मैं खेती धन के लिए करूंगा तो धन भी चला जाएगा और आनंद भी चला जाएगा। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अभी किसान दुविधा में है, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, क्या करूं? क्योंकि वो फंसा हुआ है दुविधा में, भ्रम में फंसा हुआ है कि पैसा चाहिए, 2 लाख की इस साल फसल बिक जाए। 2 लाख फसल को बेचने के लिए वो ये नहीं पता कि 1,75,000 की या 1,25,000 की तू लागत लगा चुका। और अगर मंडी में आपने जो पैदा किया उसका भाव सस्ता हो गया तो फिर तुमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। मित्र, खेती एक असंगठित क्षेत्र है। आपके बीच में संगठन नहीं है। आपको कोई ये भी बताने वाला नहीं कि गन्ना कितना होना चाहिए, आलू कितना होना चाहिए, कपास कितना होना चाहिए, किस किसान को क्या बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए। अपना अपना प्लांटिंग मटेरियल बेच के सब लोग 9-2-11 होना चाहते हैं। कोई क्या बोलेगा, चना मटर में क्या रखा है? गेहूं की खेती करो, उन्नतशील प्रजाति है, 70 कुंटल 1 हेक्टेयर में, गेहूं का बीज बेच करके 9-2-11 हो। कोई कहता है गेहूं के बीज में क्या रखा है, टमाटर की खेती करो, 1 एकड़ में 3 लाख कमाएंगे। आपके यहाँ टमाटर होता है? कितनी बार किसान जो है घाटे में चला जाता है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए किलो का बीज बेच करके हाइब्रिड 9-2-11 हो गया। अब तुम मरो या जियो। कोई कहता है संतुलित उर्वरक डालो, अब आपने संतुलित उर्वरक डाल दिए, अब पैदावार बढ़ी घटी, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो 9-2-11। हर व्यक्ति किसान को कुछ ना कुछ बेच करके 9-2-11 हो जाता है। अगले साल दूसरे बेचने वाले आ जाते, एक क्षेत्र बदलते रहते हैं।
किसान भाइयों, मैं विनोद कुमार सचान दावे के साथ कहता हूं, ये मृग मारीचिका की दौड़ आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये आपका जीवन तो बर्बाद कर ही दिया इसने, और आपके बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर देगी। इसलिए मैंने कृषि दर्शन केंद्र खोल करके किसानों को वह सत्य, खेती का वह सत्य बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको किसी भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बातें अक्षरशः मानेंगे तो आपको बाजार में 1 रुपए का भी कृषि निवेश लेने नहीं जाना पड़ेगा। 1 रुपए का भी कृषि निवेश बाजार से नहीं लाना। लेकिन 1 रुपए का भी कृषि निवेश ना लाना पड़े, इसलिए प्राकृतिक खेती की सच्चाई को, खेती की समझ को विकसित करना है। मात्र ज्ञान एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन में कल्याण ला सकता है, उजाला ला सकता है, खुशहाली ला सकता है, कर्ज से मुक्ति दिला सकता है और बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकता है। इन सारी विषयों पर मैं 4 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण चला रहा हूं। जिन किसानों को कर्ज में डूबे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस कृषि दर्शन केंद्र में अवश्य पधारें। चलिए, मैं यहाँ जो विषय रखता हूँ उससे क्या, कई बार मैं खेती को धर्म से, खेती को दर्शन से, खेती को आध्यात्म से, खेती को भगवान से, खेती को पंच महाभूत से ऐसा कुछ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं, खेती तो विज्ञान का विषय है, इसमें भगवान, धर्म, दर्शन, आध्यात्म कहाँ से आ गया? तो फिर सुन लीजिए, खेती ही धर्म है, खेती ही दर्शन है, खेती ही पूजा है, खेती ही धर्म है, खेती ही साधना है, खेती ही उपासना है। और जो व्यक्ति धर्म को खेती से अलग मानता है, फिर लिख के दे रहा हूं, फिर ना कहीं धर्म है, ना दर्शन है, ना पूजा है, फिर सब सारा का सारा पाखंड ही पाखंड है। कई बार मेरे देश के धर्म गुरुओं को भी मेरी बात बुरी लगती होगी। मैं आम जनमानस से कहता हूं, धर्म से जुड़ना है तो जो मैं बता रहा हूं उस सत्य को समझिए। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप, समझिए। प्राकृतिक, जब प्रकृति है तो प्रकृति, और प्राकृतिक का मतलब है अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, खेती करते समय आप देखिए कि आप जिस प्रदेश के जिस क्षेत्र में है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, तो भूगोल में क्या पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं जमीन, जल, जलवायु, जंगल और जीव जंतु, भूगोल का विषय। भौगोलिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, आसाम की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, कश्मीर की, कन्याकुमारी की, हिमाचल की, अरुणाचल की, उत्तराखंड की, और यहां भी फिर कई 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 एग्रो इको जोन है। तो आप जहां जन्मे हो वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का पानी कैसा है, वहां की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, उसका अध्ययन करना और उस अध्ययन के अनुसार ये तय करना कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोऊं, मैं जमीन में कौन सी फसल बोऊं ताकि मेरी लागत घटे, मेरा स्वास्थ्य सुधरे, मेरी आमदनी बढ़े। प्राकृतिक खेती जिस परिस्थिति में, जिस भौगोलिक परिस्थिति में सेव नहीं उगाया जा सकता, वहां सेव की खेती ना करें। जहां चंदन नहीं हो सकता वहां चंदन की खेती ना करें। जहां अंगूर नहीं हो सकता वहां अंगूर की खेती ना करें।
जहाँ केला नहीं हो सकता वहाँ केले की खेती ना करें। लेकिन आज लोग सोशल मीडिया में लोगों को प्लांटिंग मटेरियल बेचने के लिए कहते हैं केला हो सकता है, चंदन हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, फलाना हो सकता है, हमसे प्लांटिंग मटेरियल ले लो और आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। ऐसा लालच दे करके आपको गुमराह करते हैं। तो पहली शर्त है प्राकृतिक खेती की सीखने में या प्राकृतिक खेती को समझने में कि हमें लालच नहीं करना, लालच नहीं करना और खेती समझ के साथ करना। तो समझ क्या है? मैंने यहां लिखा प्रकृति क्या है। तो प्रकृति है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जिसको मैं क्या कहता हूं? पंच महाभूत। अगर आप अंतःकरण से धैर्यपूर्वक गंभीरता से विचार करेंगे तो खेती कौन करता है? खेती प्रकृति ही करती है। हमको तो केवल मैनेजमेंट करना होता है। प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति को जान करके, समझ करके कि प्रकृति क्या है, उस व्यवस्था के अनुसार मुझे फसल बोना, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, प्रकृति की व्यवस्था में ये अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु और फिर ये मनुष्य है। एग्जैक्टली देखा जाए तो धर्म का विषय इतना है, मनुष्य को क्या समझना है? भूमि क्या है, भूमि से मेरा रिश्ता क्या है, गगन से मेरा रिश्ता क्या है, वायु से मेरा रिश्ता क्या है, अग्नि से मेरा रिश्ता क्या है, पानी से मेरा रिश्ता क्या है, और इनकी बदौलत ये वनस्पतियां पलती हैं, ये जीव हैं। पंच महाभूत ने ही, क्योंकि कहते हैं चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु और पूरा का पूरा मनुष्य, इसका रचना किसने किया? पंच महाभूत ने, मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और इसी को मैं भगवान कहता हूं। इन पंच महाभूत को हम भगवान कहते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और आ का मात्रा अग्नि और ना से भगवान। भगवान ने अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार की जीव जंतु रचना करने के बाद फिर मनुष्य को लास्ट में अवतरित किया। क्या कहा गया? ज्ञानावतार। मनुष्य ज्ञान का अवतार है और ज्ञान का अवतार इसलिए आया था कि ये इस पूरी, इसको, ज्ञान का क्षेत्र क्या है? इतना सा, केवल 7 चीजें हैं, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, वनस्पतियां और जीव, ये इसका ज्ञान क्षेत्र है। इन सब का हमको नॉलेज होना चाहिए कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का, वनस्पतियों से, जीवों से मेरा क्या रिश्ता है। अपने संबंध ज्ञात करना, इसको, इसी को कहा गया कर्म मार्ग। क्या कहा गया है? इतने की जानकारी को कहा गया है कर्म मार्ग, नहीं, ज्ञान मार्ग। इतने की जानकारी अगर है तो उसको कहते हैं ज्ञान। कहते हैं मनुष्य के जीवन के कल्याण के 3 मार्ग हैं। पहला क्या है? ज्ञान मार्ग। जब हमको ज्ञान हो गया कि इस इकाई से मेरा ये संबंध है, तो संबंधों को निभाना। जैसे धरती से भोजन मिलता है तो धरती की उर्वरता को बढ़ाना, 10 बार पीने का पानी चाहिए, फसलों को सिंचाई करनी तो वर्षा के पानी को बचाना, 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो अनेक प्रकार की वनस्पतियों की सुरक्षा, हमको दूध पीना है, फसलों में परागण की क्रिया होना है, केंचुआ जमीन को पल्वराइज करेगा तो जीवों की सुरक्षा।
ये मनुष्य को करना, तो उसको क्या कहते हैं? कर्म मार्ग। कर्म मार्ग यानी ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान संबंधों को निभाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा वो है कर्म मार्ग। और जब मैं असहाय हो जाता हूं, हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, तो तीसरा मार्ग बताएगा कि फिर भक्ति मार्ग। क्या? भक्ति मार्ग। यानी कि अब आप भूमि का, गगन का, वायु का, अग्नि का, अनेक वनस्पतियों का, अनेक जीव जंतुओं का शुक्रिया अदा करिए कि हे सूर्य देवता, तेरी अनुकंपा से मेरे 72 साल पूरे किए। हे धरती माँ, तेरी अनुकंपा से 72 साल तक मुझे शुद्ध अनाज मिला। हे जंगलों, हे वनस्पतियों, तुम्हारी वजह से मुझे ऑक्सीजन मिली। हे आकाश, तुम्हारी वजह से मुझे गति मिली। हे सूर्य देवता, तुम्हारी वजह से मुझे प्रकाश मिला। इन सब का, पूरी प्रकृति की एक एक इकाई का शुक्रिया अदा करना, ये भक्ति मार्ग है। अब ये जानकारी चूंकि मनुष्य को नहीं है, प्रकृति की, सनातन की, भगवान की व्यवस्था की जानकारी मनुष्य को कोई धार्मिक गुरु आज तक नहीं करा रहा है। किसी विश्वविद्यालय में ये पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको धंधा करना है, धर्म गुरुओं को भी धंधा करना है, धर्म के नाम पर धंधा। क्योंकि धर्म गुरु जानते हैं धर्म की ये सच्चाई अगर इंसान को पता चल गई तो फिर ही मेरी दुकान बंद हो जाएगी। चिकित्सा विज्ञान को पता है कि धर्म की अगर ये जानकारी इंसान को मिल गई, अगर जल, जंगल, जमीन, वनस्पतियां, जीव जंतु सब सुरक्षित रहे, प्रकृति जिंदा रही, तो इंसान को कोई बीमारी होगी नहीं। तो मेरा धंधा, एग्रीकल्चर के जितने भी महारथी हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले, विज्ञान को, कृषि विज्ञान को प्रमोट करने वाले, किसानों के साथ बिजनेस करने वाले, उनको सबको पता है कि यदि किसान को यह सत्य पता चल गया खेती का, तो मेरा धंधा। मित्र, सारे लोग अपने अपने धंधे में लगे और किसान को अपने धंधे की परवाह नहीं है। बस मुश्किल सिर्फ इतना है। और मैं क्या यहाँ सिखाता हूँ? दुनिया अपने धंधे करती है, करे, लेकिन किसान को भी अपने धंधे की चिंता होनी चाहिए। और मैंने 3 दिन पहले एक विषय कहा था कि खेती की हर समस्या का समाधान आपके आंगन में, आपके खलिहान में, आपके खेत में छुपा है। खेती की हर समस्या का समाधान खेत में है, बाजार में। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे वन माई। अब अगर मैं कस्तूरी अपने नाभि में नहीं देख पाता हूं तो मैं बाजार में भटकता फिरता हूं। खुशियों का खजाना मेरे अंदर छुपा है, लेकिन खुशियां मैं बाजार में खोजता हूं, और बाजार केवल दुख बांटता है। ये जो मैंने कहा ना, आपको आनंद चाहिए और बाजार जब जाते हैं, बाजार केवल और केवल दुख बांटता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बाजार में आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, वकील के यहाँ जाइए, चाहे एग्रीकल्चर के किसी खाद बीज विक्रेता के यहाँ जाइए, आप अपनी समस्या लेके कहीं भी जाएंगे तो लुटना तय है। तो मैं खेती की खेती की जो समस्या है उनका स्थायी समाधान बताता हूं कि आपको कभी बाजार जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर मेरी बात नहीं समझ में आती तो आपके जीवन में आज जो दुख है वो दुख और बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो मुझे प्राकृतिक खेती करनी है। करना क्या है? बहुत कुछ नहीं करना है। भौगोलिक परिस्थितियां, आप अपनी जमीन का अध्ययन करिए। जमीन राकर है, पड़ुआ है, मार है, काबर है, पथरीली है, बजरीली है, बलुई है, दोमट है। जमीन के नीचे के पानी का अध्ययन करिए कि जमीन के नीचे पानी 30 फुट पर है, 300 फुट पर है, 700 फुट पर है। और आप अपने आसपास के जंगलों का अध्ययन करिए कि जंगल मेरे क्षेत्र में कितना है, और उसके अनुरूप ये देखिए कि मुझे क्या खेती बोनी चाहिए, कैसे बोनी चाहिए, ताकि मुझे बाजार न जाना पड़े। तो क्या करना है खेती में? बिल्कुल सरल बात है। पहला है जमीन।
जिसके आप मालिक हैं, जिस पर आप खेती करते हैं, जमीन में अभी आप देश भर में मिट्टी की जांच करा लीजिए, जमीन में जीवांश कार्बन है 0.3%, इसे होना चाहिए 1% से अधिक। तो हमें करना क्या है, जमीन में कार्बन कैसे बढ़ाएं, जमीन में ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ह्यूमस जो वर्ष दर वर्ष कम होता जा रहा है उसे कैसे रोका जाता है, ये इस विषय पर मैं डिटेल में प्रकाश डालता हूं। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, उनको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो इस विषय पर भेजता हूं। दुर्भाग्य कि किसान रील देखता है 4-4 घंटा और मेरी 18-20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो देखना नहीं पसंद करता। अब मैं क्या करूं? तो जमीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाना है, जमीन के बाद जल, वर्षा का जल खेत में कैसे रोकना है, वर्षा का जल खेत में कैसे रोकना है, या जमीन के नीचे का पानी कैसे कम से कम निकाला जाना है, दो विषय हैं। अगर आपको ऐसी फसल बोनी है जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा, वर्षा का पानी बचाने का उपाय आपको खोजना है। अगर आप खेत की मेड़ बना करके, खेत में जलाशय बना करके वर्षा का पानी नहीं रोक रहे और जमीन के नीचे का 300 फुट का 500 फुट का पानी निकाल करके गेहूं धान की खेती कर रहे हो, तो मैं क्लियर कह दूं कि आपको अपने बच्चों की जिंदगी से मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आपका हाल वो है। तो ठीक है, आप 1-2 लाख कमा लेना, कैंसर हो जाए तो वो सब अस्पताल में देना, और बच्चों को ऐसी जमीन देके जाना जिसके नीचे फिर पानी होगा ही नहीं। तीसरी चीज है जंगल। जंगल का मतलब है आपका जो खेत है, खेत में कितनी हरियाली है। तो यहां फिर बता दूं, लोगों ने अफवाह फैलाई कि पेड़ वृक्ष खेत में छाया मारता है, फसल नहीं होती तो पेड़ काट दिया। दूसरा, कुछ एग्रीकल्चर साइंस ने कहा कि झाड़ी झंखाड़ खरपतवार खेत में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आप बीडी साइड लेकर के उन सब खरपतवारों को मारते रहते हो, झाड़ियों को काट के फेंकते रहते हो, क्योंकि साइंस कहती है कि जहां घासें होंगी, जहां झाड़ियां होंगे, जहां वृक्ष होंगे तो ढेर सारे पैथोजिन होंगे, फिर फसलों में बीमारियां फैलाएंगे। तो मैं कहता हूं राजस्थान में जहां झाड़ी वृक्ष नहीं है वहां फिर मटर में रोग कैसे लगता है, जीरा में बीमारी कैसे लगती है। लेकिन आपको ऐसा झूठ बोल करके झाड़ी झंखाड़ को बिल्कुल खत्म करवा दिया गया, खरपतवारों को पूरा मरवा दिया गया, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी वीक हो गई और आप संकट में फंस गए। अगली चीज है जीव जंतु। जीव, जमीन पहला, जल, जंगल, जीव, इन 4 चीजों का मैनेजमेंट जल जमीन में 30-40 फुट पर हो, 30-40 फीट पर जमीन हो, पानी हो, या जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 1% ह्यूमस हो जाए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि फसल को पानी ना देना पड़े। जंगल इतने ज्यादा हो जाए कि चिड़ियों का, अनेक प्रकार के जीव जंतु वहां पर आ जाएं और आपकी फसल में लगने वाले किसी भी इंसेक्ट को वहीं खा करके खत्म कर दें। और जीव, कहते हैं जीवन, जीवन मैंने कहा आनंद का जीवन, आनंद का जीवन, आनंद का जीवन या जीवन में आनंद, बिना जीव और वन, ये वन, बिना जीव और वन के जीवन में आनंद नहीं है, ना जीवन की कोई दूर दूर तक संभावना है। ये जंगल और जीव जब खत्म हो जाएंगे तो इंसान का जीवन भी यहाँ खत्म हो जाएगा, और खत्म जैसा ही है, ध्यान रखना।
मैं पूछता हूं कौन जिंदा है? हमको तो जिंदा आदमी दिखता नहीं, आदमी नहीं दिखता, आदमी के रूप में कुछ और दिखते हैं। अब ये विषय, इसी विषय को मैं कैसे कहता हूं? धर्म से जोड़ता हूं, दर्शन से जोड़ता हूं, पूजा से जोड़ता हूं। तो पूजा क्या हुई, धर्म क्या हुआ? कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। अब किसी से पूछो धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना। तो सुन लीजिए आप, धर्म का क्षेत्र केवल इतना है, ये परमात्मा के द्वारा इतनी सी व्यवस्था है केवल, जिसमें 7 चीजें, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, वनस्पतियां और जीव जंतु। इतना ही धर्म क्षेत्र है। अगर आपको भगवान मिलेगा तो यहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। अगर ईश्वर का दर्शन होगा तो यहीं होगा, दर्शन हो या अनुभूति हो यहीं होगी। भगवान तो डायरेक्ट ये है, लोग भगवान खोज रहे हैं, भगवान डायरेक्ट ये आपकी नजरों के सामने है। सूरज आपको दिखता है, आकाश दिखता है, धरती दिखती है, समुद्र दिखता है, वर्षा दिखता है, और आप भगवान खोज रहे हैं। तो धर्म का क्षेत्र केवल इतना है, धर्मो रक्षति रक्षता। ये धर्म बचेगा तो आप बचेंगे। अगर वनस्पतियां नष्ट हो गई, या जीव जंतु नष्ट हो गए, या धरती बंजर हो गई, या पानी खत्म हो गया, मैंने 4 चीजें लिखी हैं। भूमि बंजर हो गई, यानी जमीन बंजर हो गई, जल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन की खत्म हो गई, या जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, या जलाशय सूख गए, जंगल वृक्ष खत्म हो गए, खरपतवार मारी दिए, और तितली, मधुमक्खी, चिड़िया, केचुआ, दीमक, गुबरैला नष्ट हो गया, तो धर्म नष्ट हो गया। तो आप भी नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं। नष्ट हुए नहीं है, नष्ट हो चुके हैं, बस एक सांस बकाया है, बचा यहां कुछ नहीं है। तो धर्मो रक्षति रक्षता। मित्र ध्यान रखना, आप भगवान की, ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर को, भगवान को किताबों में खोजते हैं, तो ईश्वर ने कहा पुत्र सुन, जब यहां दुनिया में कोई किताब नहीं थी, यानी वेद नहीं था, ध्यान रखना, जो लोग वेद की, शास्त्र की वकालत करते हैं उनकी बात बता रहा हूं। जो लोग वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में लोगों को भगवान खोजते हैं कि भगवान यहां मिलेगा, तो ध्यान रखना, ये किताबें वृक्ष को काट करके, कागज बना करके उसमें लेखनी से लिखे गए हैं, छापा खाना में छपा है भगवान, तो भगवान छापा नहीं जा सकता। भगवान यहीं मिलेगा आपको। भगवान किसी किताब में, बंधन में नहीं है कि थूक लगा के पन्ना पलटेंगे तब भगवान दिखेगा। ना धर्म की किताबों में धर्म है, ना भगवान है, ना प्रकृति है, ना परमात्मा है, ना इंसानियत है। ये तो बिजनेस है। क्योंकि ईश्वर कहता है कि जब दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं था, मैं तब भी था, मेरी माया तब भी था, पंचमहाभूत तब भी था। तो आज कैसे इंसान ने ऐसी कोशिश कर ली कि एक तो मैं भगवान को, इस भगवान को भगवान मान ही नहीं रहा हूं, मैं तो भगवान बना रहा हूं, भगवान बेच रहा हूं, भगवान खरीद रहा हूं। तो जब इंसान भगवान बना लेने लगे और भगवान को बेचने की हिम्मत आ जाए उसकी, और जब भगवान बना, मतलब खरीद करके घर लाने की कोशिश इंसान करने लगे, तो फिर आज आप भगवान से बड़े हो चुके हैं। और भगवान से अगर बड़े हैं तो भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है? अब भगवान की 1000 बार की गरज हो तो इंसान की पूजा करे, भाई मुझे बख्श दे, ऐसा भगवान बोल सकता है। मुझे बख्श दे इंसान, मुझे प्राण दे दे, मुझे जीवन दान दे दे, मेरे अस्तित्व को क्षति मत पहुंचा। मित्र, ये सारा का सारा धंधे का खेल है। तो मैं किसानों से क्या कहता हूँ, आज प्राकृतिक खेती के बारे में जरा खोल लीजिए सोशल मीडिया में, क्या क्या बकवासबाजी चल रही है। ऐसे ऐसे विषय परोसे जा रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी बात किसी में काटने की औकात हो, हिम्मत हो तो आकर के मुझसे बात करें।
किसानों को क्यों भ्रमित कर रहे हो कि हींग डाल दो, फिटकरी डाल दो, गौमूत्र छिड़क दो, मट्ठा में तांबे का सिक्का डाल दो, राख छिड़क दो। ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। जंगल में, ये जो जंगल है धरती में, जहां भी जंगल है, ये जंगलों में चलिए मेरे साथ। जंगलों में कहीं पानी नहीं दिखाई देता, सारी वनस्पतियां हरी हैं। जंगलों में कहीं कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं डालता, किसी भी वनस्पति में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है। चलिए मेरे साथ जंगलों में नाना प्रकार की वनस्पतियों, कोई माई का लाल हमको बीमारी दिखाते, देखिए जंगल में इस वनस्पति में बीमारी है। चलिए जंगल में मुझे कोई कीड़ा दिखाइए, क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान है, यहाँ परमात्मा है। ध्यान रखना, जंगल में सीधे सीधे परमात्मा की दखल है, और मैं जहाँ खेती करता हूँ वहाँ परमात्मा की कोई दखल नहीं है, वहाँ मेरे ज्ञान की दखल है, विज्ञान की दखल है। और विज्ञान का मतलब, आधुनिक विज्ञान का मैं बता दूं, छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब को कैसे लूटा जाए, विज्ञान का यही केवल मतलब है। प्रकृति के इस ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का नाम विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा पढ़ लीजिए आप, कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये खेती का ज्ञान है, कृषि विज्ञान है, तो कृषि विज्ञान में क्या, पहला है भूमि, खेती करते हैं ना, क्या फर्स्ट इज सॉइल। अगर सॉइल अच्छी है और आपको सॉइल को जानकारी है और बीज का तरीका मालूम है कि यहाँ पर ये फसल अच्छी होगी, तो बस अच्छी हो जाएगी, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सॉइल को नहीं पढ़ता हूँ। कृषि विज्ञान आज सॉइल की बात ही नहीं करता, कृषि विज्ञान बात करता है संतुलित उर्वरक, अच्छा बीज, अच्छे फसल सुरक्षा रसायन, ड्रोन, नाइट्रोजन घोलक, जिंक घोलक, पोटास घोलक। इस प्रकार की व्यवस्था नेचर में कहीं है ही नहीं। नाइट्रोजन घोलक नाम का कोई माइक्रोब धरती में है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को, प्रकृति को नहीं पता था। कलयुग में आते आते इंसान को नाइट्रोजन घोलक वाले बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी। इस धरती पर, जमीन पर असंख्य प्रकार के जीव हैं, सूक्ष्म जीव, असंख्य प्रकार के। एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का नहीं, 10 प्रकार का नहीं, 20 प्रकार का नहीं, हो सकता है 20,000 प्रकार के, हो सकता है 20 लाख प्रकार के, हो सकता है 2 लाख प्रकार के, जो आज तक किसी ने जाना नहीं। 87 में जब मैंने MSc किया था, तब मुझे को केवल राइजोबियम, एक माइक्रोब पढ़ाया गया था, राइजोबियम। आज ये 20-22 हो गए, तो क्या पहले नहीं थे? प्रकृति की व्यवस्था में जाइए मित्र। प्रकृति की व्यवस्था का मतलब है परमात्मा की व्यवस्था पर यकीन करिए, और परमात्मा ने जो आपको काम बताया था वो काम करिए। परमात्मा ने आपको ज्ञानावतार मनुष्य को यही काम बताया, तो तू धरती की सुरक्षा कर, पानी की सुरक्षा कर, जंगल की सुरक्षा कर, जीवों की सुरक्षा कर। गगन को, वायु को, अग्नि को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे बस में नहीं है। यहाँ से केवल 2 चीजें उठानी, भूमि और नीर, और फिर क्या है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु। यही ज्ञान है, यही खेती का क्षेत्र है, यही जीवन का क्षेत्र है, और यही धर्म का काम है। और ध्यान रखना, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। खेती क्या परमार्थ है? कहते ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जहां परमार्थ है वहीं आनंद है, और जहां स्वार्थ है, आज क्या है, स्वार्थ। जहां स्वार्थ है वहीं दुख है, और दुख का कारण यह कि स्वार्थी लोग एक दूसरे को तकलीफ देते, नहीं देते? देते हैं ना। हमें स्वार्थ है कि तुम्हारी जमीन हमको मिल जाए, तो तुम्हारा मर्डर करवा देता हूं। तुम्हारे बाल बच्चे नहीं, तो फिर मैं राजस्व से मिल करके कुछ खुराफात करा के तुम्हारी जमीन, मुझे तुम्हारी संपत्ति का लालच है तो रेकी करा करके तुम्हारे घर में चोरी कराता हूं। मुझे संपत्ति का लालच है, मुझे बिजनेस में ज्यादा कमाना है, तो बेसन ना बेच करके बेसन में मक्का और सोयाबीन पीस देता हूं। मैं नकली घी बनाता हूं, मैं नकली तेल बनाता हूं, मैं नकली दवाएं बनाता हूं, मैं नकली खोया बनाता हूं, मैं दालों में पालिश करके बेचूं, मैं क्यों? तो मनुष्य का दुश्मन है,
और जो मनुष्य भगवान से दुश्मनी मोल ले सकता है, जो जमीन को बेच सकता है, पानी को बेच सकता है, जंगल को बेच सकता है, जीवों को बेच सकता है, तो फिर इंसान को क्यों नहीं बेचेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।